हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को रोज कहानी का विस्तार से मैं रोज कहानी पे मैं चर्चा करूँगा। इसका पार्ट 2 है, ठीक है। इस पे विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूँ, पूरे चैप्टर को बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसको आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे बच्चे, तब तक आपका काम नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना। और एक मैं बता दूं, ये कहानी भी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा आपको। तो हम लोग चलते हैं अब कहानी की ओर, ठीक है। हाँ, तो इसमें कहानी में क्या है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैल रहा था। कहने का मतलब है कि इस कहानी का थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं, कुछ संक्षेप में बातें बता दूं कि एक लड़की होती है जिसका कम उम्र में विवाह हो जाता है, और विवाह हो जाने के बाद उसके 2 साल के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं। और बच्चा हो जाने के बाद उसके जीवन में कितना मतलब उदासीनता हो जाती है, कितना जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और कितना वो परेशान और बोझिल सी रहती है, इस बात को इस कहानी में बताया गया है। उसके भाई, उस लड़की के एक भाई गए हैं उसके यहाँ, उसके ससुराल, और वहीं इस तरह की चीज़ों को वो महसूस करते हैं कि हमारी बहन में कितनी बदलाव आ गया है, कितना वो शांत हो गई। जो लड़की विवाह से पहले बहुत ज़्यादा चंचल थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, खेलती कूदती थी, है ना, वो लड़की बदल सी गई है, वही इस कहानी में बताया गया है। आज भी ऐसा हो रहा है गांव में, कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा अगर होता है, कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, उनके साथ आज भी ऐसा हो रहा है। इसी को कहानी में बताया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। मतलब ये जो है मालती यहाँ मुख्य पात्र है। वो जो लड़की की कहानी है, मालती है वो लड़की जिसका कम उम्र में विवाह होता है। उसके पति महेश्वर होते हैं, ठीक है। और जो मालती के यहाँ उसके भाई आए हैं, तो उसी के बारे में भी चर्चा हो रही है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी नहीं आए हैं दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। उसका भाई सोचता है, क्योंकि वो एक गेस्ट के रूप में आया है, अतिथि के रूप में आया है, तो वो इस सब बातों को मतलब कुछ प्रश्न करता है। फिर उसे लगता है कि आते ही इतना ज़्यादा प्रश्न करना उचित नहीं है। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो, यहाँ तो ... मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। यहाँ पर एक शब्द हूँ आया है। हूँ कहने का मतलब है एक संकेत है, जो बच्चा रो रहा है और उसको इस तरह की बच्चों की परवरिश करना थोड़ा सा उससे कम उम्र में ज़्यादा जिम्मेदारी और बोझिल सा लगता है, वही हूँ वो कर रही है। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा है। इस बचपन में इकट्ठे खेले हैं हम, बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी सी हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों से नहीं गिरा। मतलब जो इसके भाई आए हैं ना इनके यहाँ, वो मतलब इसके घर के ही रिलेशन में है, मतलब होता है ना पड़ोसी, उसी तरह से। और ये सब बचपन में ही सब साथ में खेलते कूदते थे, मतलब दोनों एक ही उम्र के हैं, तो दोनों एक ज़्यादा मित्र जैसे ही हो गए हैं। भाई बहन से ज़्यादा एक दूसरे को मित्र दोस्त ही मानते हैं।
मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। जब अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसके पीठ की ओर देखता हूँ, मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। देखिए, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक छाया शब्द बार बार आ रहा है। छाया, छाया मतलब उस घर का जो वातावरण है इतना शांत, इतना उदासीन है, उसी को एक छाया की तरह बताया गया है। ठीक है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है, मतलब बच्चे के बारे में। मालती ने बच्ची को देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं, वैसे टीटी कहते हैं, उस बच्चे का नाम टीटी है। ये सब प्रश्न याद रखिएगा, ये सब बातों को प्रश्न में पूछा जाएगा। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वहाँ सा होकर रोने लगा। जैसे बच्चा रोता है, उसी रोने की आवाज़ है यहाँ पे। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रही। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठा हूँ। क्या विवाह के 2 वर्ष में वो बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मतलब उसका भाई आया है और दोनों इतने अच्छे मतलब कि दोस्त हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है मतलब मालती। तो ही उसको लगता है कि क्यों हमसे बातचीत नहीं कर रही है, मतलब विवाह के बाद क्या लड़कियों की ज़िंदगी इतनी बदल जाती है। मैं कुछ खिन्न सा होकर उस दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने की विशेष प्रसन्नता नहीं। उसने एकाएक चौंकर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्नवाचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुपचाप बैठा रहा। मालती कुछ बोली नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चिर विस्मृत में मानो मर गया है। विस्मृत मतलब थोड़ा भूल जाना। उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। तौक मतलब एक भार, जिम्मेवारी। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। कहने का मतलब है कि लड़की रोज का इसका जो जीवन है, कहानी का भी देखिए नाम रोज है, इसका रोज का जो जीवन है बहुत शांतमय जीवन है। शांत शांत सी रहती है। घर में 2 ही लोग हैं, एक छोटा सा बच्चा है, पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। तो इसके घर में हमेशा क्या है, उदासीनता का एक छाया पड़ा हुआ है, उदासीनता का वातावरण फैला हुआ है। इसका आदत हो गया अब शांत रहने का। ठीक है। तो इसके एक भाई आए हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि आदत हो गया है शांत शांत रहने का। और ये चाहते भी है कि हमें कुछ बात करना चाहिए, फिर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती है। ठीक है। तभी किसी ने किवाड़ उठाया। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। बेयानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो में उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। कहने का मतलब उसके पति थे, उनको कभी देखा नहीं था। तो फिर वहीं देखा और मिला, बातचीत हुआ, परिचय हुआ और बहुत सारी बातचीत होने लगी। मालती के पति का नाम महेश्वर है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है कि वह शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ, छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी
हिदायतें करने का। उनका जीवन में बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं इसलिए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। कहने का मतलब उसके जो पति हैं महेश्वर, उनका भी जो जीवन है एक निर्दिष्ट, एक मतलब कि पूरा फुल डिसिप्लिन है। उनके जीवन भी एकदम बंधी बांधी परिपाटी पे है। कहने का मतलब टाइम पे जाना, टाइम पे आना, टाइम पे भोजन करना, टाइम पे सोना, सब कुछ बंधा बंधाया, कुछ भी उनके जीवन में नया नहीं है, सब एक जैसा ही है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था और उसकी और भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है? मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी। मैंने कहा खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है गैंग्रीन। इस कहानी का दूसरा नाम गैंग्रीन भी है, मतलब इस कहानी का 2 नाम है, 2 शीर्षक है, गैंग्रीन भी और एक रोज भी, ठीक है। तो गैंग्रीन एक बीमारी है जो मतलब काटा उटा चुभ जाने से होता है, जो बहुत दिनों तक काटा नहीं निकलता, उसकी वजह से होता है गैंग्रीन बीमारी। वो जब हो जाता है तो पूरे पैर को काटना पड़ता है। आप लोग जान जाए इस बात को। वह बोली खा लूँगी, मेरे खाने की बात कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झूलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के का अर्थ है यहाँ बच्चों बजना, मतलब 3 बजे थे। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कर रही है। 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। 3 बजना मतलब होता है एक समय बीत जाना, है ना, मतलब 3 पहर का समय बीत जाना 3 बजने का मतलब होता है। थोड़ी देर मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था, हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रोग तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा, मतलब उसका भाई इस बात को कह रहा है, कुछ बचा भी था रसोई में। मालती मानो किसी विषय की बात कहती हुई बोली हाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होता ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए, जो सब्जी साथ लेते आए वही अभी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है पहाड़ी इलाके पे इन लोग का क्वार्टर मिला हुआ है और बार बार नीचे ऊपर आना जाना नहीं होता। और पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा सब्जी मार्केटिंग ज़्यादा होता नहीं है, सभी चीज़ें पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो क्या करती है, मतलब 15 दिन पहले ही आई थी उस क्वार्टर में और बहुत सब्जी उब्जी लेकर के आई थी, तो वही अभी तक चल रहा है, क्योंकि 2 फैमिली है तो चल रहा है सब्जी, और एक छोटा सा बच्चा है तो कितना खर्च होगा। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा वह बर्तन, तब बर्तन मांजेंगे। मतलब पानी, देखिए एक पानी आना, सब्जी आना, ये सब पहाड़ी इलाकों पे ये सब पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। और उसमें भी ये सब मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो बहुत उच्च श्रेणी के लोग होते हैं वो लोग उपलब्ध करवा लेते हैं। पर ये सब तो छोटे परिवार हैं, तो कैसे कहाँ से व्यवस्था करेंगे, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा आय नहीं है, तो सब पानी टाइम पे आता है। और वही बातें, चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई कहते हुए मैंने मन सोचने लगा अभी सिराज के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई।
यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगी और मालती के पास जाने की चेष्टा करने की मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे। ठीक है, तो उसको याद आया कि अभी तक हम आ गए हैं, हमसे थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है मालती का, पर मालती अभी तक ये कारण नहीं पूछी है कि हम क्यों यहाँ आए हैं, कैसे आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा अब याद आया, मतलब अब पूछती है, बहुत देर के बाद मालती इस प्रश्न को पूछती है, यहाँ आए कैसे आप। तो अब उसके भाई जवाब देते हैं। मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने। तो 1-2 दिन रहोगे ना, मालती पूछती है। नहीं कल चला जाऊंगा, भाई उसका कहता है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ तो यह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, मतलब उदासीनता का छाया, कोई किसी से ज़्यादा नहीं बोल रहा है। वह अज्ञात रखकर भी मानो मुझ में भी अपने बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ यह घर जैसे मालती, जैसे यह घर है और जैसे यह मालती एकदम नीरस हो गई है, निराश जीवन हो गया इसका, उदासीन जीवन हो गया है। वैसे लगता है मुझे भी यहाँ का जो वातावरण है मुझे भी अपने में ढाल रहा है। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर, यहाँ मालती कहती, यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी यहाँ पढ़ने को क्या है क्या। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें तुम्हारे लिए भेजूंगा, और फिर वार्तालाप समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो लारी में। लारी मतलब ट्रेन के बोगी में, मतलब गाड़ी में, ट्रेन में, जैसे आप समझ जाइए। पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो। नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तो तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी, मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। मतलब रात का समय था और पूरा वातावरण में मौन छाई हुई थी, मतलब शांत वातावरण था। पहाड़ का वातावरण है, मतलब पहाड़ पे इन लोगों का घर था, क्वार्टर था। तो समझिए पहाड़ का वातावरण ऑटोमेटिक क्या होता है, मतलब शांत ही होता है, मौन ही होता है। बस वहाँ पे तो मतलब हवा भी चलती है तो उसका भी आवाज़ आता है ना। तो वही चीज़ें हैं। 4 खड़क रहे थे, मतलब 4 बज रहे थे, और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है। और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अबीत शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब से कैसे मुझे नींद आ गई। मतलब वही सब सोचते सोचते इसको नींद आ गया। किसको, उसके भाई को, मालती के भाई को, जो अतिथि के रूप में आए हैं। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए। मतलब अब शाम का समय हो गया था, 6-7 बज रहा था। तो महेश्वर भी, मतलब मालती के पति भी घर लौट आए थे, और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगी। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ। मतलब गैंग्रीन वही बीमारी के बारे में जो कर, तो उसी का ये सब ऑपरेशन करते थे। तो एक का तो मैं ऑपरेशन कर दिया हूँ, दूसरे को अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवा दिया हूँ। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया। एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ के, मतलब पहाड़ी इलाकों के लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं।
वाकई में वास्तविक जीवन में भी वो सब लापरवाह होते हैं। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यहीं गैंग्रीन हर दूसरे चौथे एक दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, काटा चूहा था इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। मालती बोलती है इस बात को, अपने पति पे व्यंग करती है और एक डॉक्टर पे भी व्यंग करती है, डॉक्टर समूह के लोगों के लिए भी। बीमारी कुछ होता है, वो सब बीमारी को कुछ और बना देते हैं। हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले न कटे तो उसकी जान गवाएं। महेश्वर हंसकर बोले कि न कटे तो क्या उसकी जान गवा दें? हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर भी जाए तो क्या ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। मतलब पानी 3 बजे आया नहीं था, अब 7 बजे पानी आया है, मतलब बहुत देर के बाद। इसको बहुत खुशी हुई कि चलो पानी आ गया, बर्तन वर्तन मांज लेते हैं। टीटी महेश्वर के टांगों के सहारे खड़ी और मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला करके रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर, नीचे जाने का मतलब पहाड़ के नीचे, मतलब जहाँ पे मार्केट वगैरह है, ठीक है, बाजार उजार है, वहाँ से चारपाई, मतलब छोटा सा चारपाई फोल्डिंग वाला ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दी। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दोनों पलंग पर बैठ गए। ठीक है, बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता, फिर एकदम चुप हो जाता है। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। अब जब उन्हें लेकर आंगन में कोई रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना, क्योंकि गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में आम तो मिलता ही है, और आम के बहुत लोग शौकीन भी होते हैं। वही कहते हैं मैं आम ले आया हूँ, आम धो करके ले आओ। अपनी पत्नी मालती से कहते हैं महेश्वर जी। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। देखिए यहाँ पे अखबार का पढ़ना भी एक बात को संकेत करता है कि उसके घर में प्रत्येक दिन अखबार भी नहीं आता, कभी कभार आता है, वही सामान से लिपट करके, सामानों में पैक हो करके। तो उसको भी पढ़ने के लिए मालती कितना ज़्यादा ललायित है ना। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब, ये उसके भाई कह रहे हैं इस बात को, मुझे एकाएक याद आया जब बहुत दिनों की बात थी जब हम कभी अपने स्कूल में भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आता है कभी जब मैं भाग आता, मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं खिन मन लौट आया करता था। दोनों भाई बहन थे और गांव में सरकारी स्कूलों में साथ में पढ़ते थे, और होता था ना पढ़ाई के नाम पे सब क्लास से भाग जाते थे और आम के बगीचा में जा करके आम खाते थे। आप लोग भी अपना बचपना को याद कीजिए, आप आज के 7-8 साल पहले ऐसा ही होता था। हम लोग तो किए थे बहुत ज़्यादा, जब हम लोग 5-6 में पढ़ते थे तब, फिर बाद में नहीं हो पाया। हाँ, तो होने लगा, तो ही बातें हैं, तो ही ये इसको ये याद करता है उसके भाई बचपन के दिनों का।
मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दिया और कहा कि 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद में देखोगे इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिताजी कैसे डराते हैं बच्चों को, वैसे ही उसके पिताजी बचपन में मालती को डरा रहे थे। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10-20 पन्ने फाड़ करके फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। मतलब जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ प्रश्न तो चुपचाप खड़ी होकर पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। वो क्या करते थे मालती कि रोज किताब को फाड़ करके 10-15 पेज फाड़ करके फेंक देती थी। लास्ट में जब उसके पिताजी पूछे किताब पढ़ दी, लाओ किताब को, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तब वो कहती कि नहीं मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं किताब को फाड़ करके फेंक दिया हूँ। उसके बाद वो बहुत पीटी, मतलब बहुत पिताजी से पिटाई जाने लगी। पर वह अलग बात है। इस समय मैं यह सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितना शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह क्या है कि वही लड़की जो बचपन में नहीं पढ़ती थी, किताबों को फाड़ करके फेंक देती थी, है ना, इतना चंचल थी, इतना बोलती थी, आज वही लड़की का जीवन विवाह के 2 वर्ष के बाद ही इतना ज़्यादा बदल चुका है। वो लड़की आज पढ़ने के लिए ललायित है ना, और इतना सीधा हो गई, बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, निराश जीवन हो गया है उसका। इसका भाई सोचता है इन सब बातों का। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, विस्तीर्ण हो गया। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसने थपकने और दूसरे से कई एक छोटे मोटे डिब्बे अपने सामने रखने लगी। ठीक है, जब खाना बनाने लगते हैं लोग तो होता है ना, सब बर्तनों सब डिबिया को सब एक साथ ले आते हैं, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किसकी शून्यता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब दोनों मालती के भाई और उसके पति दोनों बाहर में आंगन में आराम से मतलब छत पे बैठ करके बातचीत कर रहे थे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे। टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ ही गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। क्योंकि बहुत पहले की कहानी है ना, तो उस समय होता क्या था कि लोग पैदल ही चलते थे। वही करें कि 18 मील पैदल चलकर आप आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया। अपर संज्ञा मतलब लक्षण, जो कोई चीज़ का लक्षण होता है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। तो 10:30 बजे मालती भोजन कर रही थी, सोच लीजिए। क्योंकि सब लोग, स्त्री का या पत्नी का, माँ का काम, बहन का काम क्या होता है घर में, जब सब पुरुष लोग खाना खा लेते हैं, बड़े बूढ़े सब, तभी वो खाना खाते हैं। मतलब जो स्त्रियां हैं, एक परंपरा बना दिया गया है। ऐसे ये गलत परंपरा है, समझे ना। अब इसको टूटना चाहिए। हम लोग तो ऐसे इस सब चीज़ों को बदल रहे हैं, है ना। अपने माताओं को तो कहते हैं पहले ही तुम लोग खा लो, हमारे चलते अब लेट मत करो, क्योंकि हमारा लेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रात तक पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो ही चीज़ें हैं। मालती भोजन करे। मैं थोड़ी देर मालती को देख रहा था, किसी विचार में, तभी बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई। धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश नभ्र था। मैंने देखा सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत में चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उससे बहती हुई आ रही और झरझर हो रही है। तो रात के समय ये बाहर सोए हुए थे इसके भाई, और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। पहाड़ का वातावरण था। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से, नीरव मतलब शांत, नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी क्षीण वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। ठीक है बच्चों, हाँ तो आगे है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे। ऊँघना मतलब होता है सो रहे थे, मतलब है ना,
जो खराटा ले रहे थे, कहने का मतलब है। और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से हिलाकर बता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। तो उसके भाई बोलते हैं 11 बज रहे हैं, तो कहती इतना तो रोज़ बज जाता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज को नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सैसवोचित बामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए बढ़ाते हुए कहा, इसे चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। मतलब अपने बच्चे के बारे में मालती कह रही कि इसको रोज चोट लगता है। तो ये एक संकेत करता है कि अपने बच्चे के प्रति वो लापरवाह है, वो जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रही है, समझे ना। क्योंकि उसका उम्र अपने कम उम्र है और कम उम्र में एक बच्चा का जिम्मेवारी संभालना, परवरिश करना कितना कठिन हो जाता है। तो उसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं है। तो ही उसको थोड़ा सा कह रही है कि लड़का बार बार गिरता है, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, अपना जीवन में वो ज़्यादा उदासीन है, तो दूसरे को क्या देखेगी, चाहे वो बच्चा हो या पति हो। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह भी अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब पूरा जीवन तो अब तुम्हें बच्चा को ही पालना है और इसी उम्र में अब इस बच्चे के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अनुराग नहीं है, उसका पे ज़्यादा चिंता नहीं है। ये उसके भाई सोचते हैं इस बात को, मतलब अज्ञेय जी की ये भावना है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसे छाया को देख भी लिया है। देख भी लिया मतलब देखा, वास्तविक जीवन भी देख रहा था। एक दिन में ही तो सब कुछ देख लिया कि वही लड़की जो शादी से पहले कितना चंचल और कितना हंसमुख थी, आज वो कितना उदास और शांत सी पड़ी हुई लग रही है। इतनी देर में पूर्वत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, जबकि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से सिर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। मालती देख रही थी चुपचाप आकाश में, तो भी उसको लग रहा वो चंद्रिका को देख रही थी या तारों को। लोग सुंदरता को देख रही थी कि वो जो तारा जो नित्य आने वाला है उसको देख रहे थे, जो उसका नित्य जीवन है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। कहानी में होता क्या है ना बच्चों कि वो संकेत के माध्यम से ही बहुत कुछ कह देता है। आपको समझना पड़ेगा कहानी को। जब आप व्यापक स्तर पे पढ़ेंगे, बड़े पैमाने पे पढ़ेंगे, तो आपको कहानी को मतलब कि शब्द के संकेत के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि लेखक कहना क्या चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की धड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़, मूक मतलब शांत हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा 11 बज गए। मतलब 11 बज जाता है इसको अपना पूरा नित्य कर्म करते करते, भोजन वोजन करते करते। जब ये लड़की 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जा कर के सोती है और सुबह फिर वही 4-5 बजे उठना, पति का भोजन तैयार करना, कितना कठिन जीवन है इन लोगों का। एक लड़की का जो कम उम्र में जिसका विवाह कर दिया जाता है। इस तरह की बातें आज भी ग्रामीण मानसिकता में फैली हुई है, जो कि लड़कियों को कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, उनके कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं और वह बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती है वो लड़कियां। इसलिए इन सब चीज़ों को बदलना चाहिए। हम लोग बदल रहे हैं और आप लोग भी बदलिए। और इस पे लड़कियों को भी एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आपका कम उम्र में अगर विवाह होता है तो आप रोकिए अपने परिवार को। बिना ग्रेजुएशन किए तो होना ही नहीं चाहिए बिना 21 साल के पहले विवाह।
लड़कियों का। ठीक है, अब इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बातों आज क्लास को समाप्त करता हूँ। समाप्त हो गया आपका चैप्टर। अब मैं अगले पार्ट थ्री वाले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव भेजूंगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे आप मैसेज